स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम सभी बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जैव प्रक्रम पोषण। ये पार्ट 1 है। सबसे पहले पोषण का बात कर लेते हैं, क्योंकि पोषण के बारे में आप पहले से जान चुके हैं। पोषण किसी भी जीव में होने वाली वह महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका पाचन क्रिया के माध्यम से अवशोषण करते हैं तथा शरीर के विभिन्न कार्यों में उससे बनने वाले ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये हो गया हमारा पोषण के बारे में संक्षिप्त वर्णन। अगर हम बात करते हैं जैव प्रक्रम का, तो जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या हो जाएगा? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, अर्थात प्रत्येक कोशिका का निर्माण या फिर मरम्मत करते हैं, वैसे क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि प्रत्येक जीव, अर्थात जीव का बहुत प्रकार है, भोजन के आधार पर या पोषण के आधार पर सब किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ जीव हमारे संसार में ऐसा भी हैं जो दूसरे पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, और कुछ जीव ऐसा भी है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग इसी बात पर पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम पोषण का परिभाषा के बारे में वर्णन करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो कहा जाता है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। और पोषण कितना प्रकार का होता है? तो पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला दिया है स्वपोषण, दूसरा दिया है परपोषण। तो पोषण 2 भाग में, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण ऑटोट्रॉफ कहलाता है, ग्रीक शब्द है यह। जबकि परपोषण को हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है, यह भी ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? ऑटो का अर्थ होता है स्व, और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। उसी प्रकार से स्टूडेंट, हेट्रो का अर्थ हो जाता है पर या दूसरा, और ट्रॉफ्स का अर्थ क्या हो जाएगा? पोषण। तो यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं, ऑटोट्रॉफ को हम क्या कह सकते हैं? स्वपोषण, अर्थात उसे कहेंगे स्वपोषण। और हेट्रोट्रॉफ यानी कि पर पोषण, अर्थात उसे हम क्या कहेंगे? परपोषण। तो अब हम यहाँ पर स्वपोषण और परपोषण का परिभाषा जानेंगे। तो स्वपोषण और परपोषण का परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि स्वपोषण कहता है ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जितना भी प्लांट है, 9 में भी आप प्लांटी जगत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जितना भी प्लांट है संसार में जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वे सभी क्या कर सकते हैं? अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य सभी पदार्थ, जैसे कि जल जड़ के माध्यम से मिट्टी से लेता है, उसी प्रकार से क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, इन सभी को आपस में मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधा में, और उसके माध्यम से वे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ या परपोषण का, तो हेट्रोट्रॉफ या परपोषण, इसका परिभाषा हम दे सकते हैं, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन
स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अब हम परपोषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि भोजन के लिए या पोषण के लिए दूसरे जीव पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहता है, अर्थात यह अपना भोजन के लिए दूसरे पर हमेशा आश्रित रहता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे में जितना भी जगत में जंतु है सभी किस में शामिल हो जाएंगे, परपोषण में शामिल हो जाएंगे। किस में होगा, परपोषण में। और परपोषण में जितना भी जानवर, पक्षी, मनुष्य, अन्य सभी जितना भी जीव है वह सभी किस में शामिल होगा, परपोषण में। तो परपोषण के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। परपोषण विभिन्न भागों में बांटा गया है, क्योंकि परपोषण भी कई तरीके से किया जाता है, इसलिए इसको मुख्य रूप से कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। कौन कौन सा है, तो स्टूडेंट्स पहला आप देख पा रहे होंगे मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। अब हम इन तीनों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें दिया है मृत जीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण का सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। तो कहता है इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। इसे हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों के बारे में। ये सभी जितना भी उदाहरण आपको दिया गया है, इन सब में कैसा लक्षण पाया जाता है पोषण का, तो ये सभी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, अर्थात यह भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे मरे हुए जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसमें पाया जाने वाला पोषण को हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। तो स्टूडेंट उसी प्रकार से दूसरा हमारा दिया है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है, तो परजीवी पोषण का परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे, जिसमें कहता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। तो इसमें कुछ उदाहरण बात करते हैं। उदाहरण का जैसे गोल कृमि हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, हुकवर्म हो गया, ये सभी क्या करता है, दूसरे जीव के शरीर में रहता है और दूसरे जीव के शरीर में रहकर जो उस शरीर के लिए पोषक तत्व रहता है उसके पोषक तत्व को ये क्या करने लगता है, अवशोषित करने लगता है। भले ही यह जिससे भोजन ग्रहण करता है या जिस जीव के शरीर में रहता है उसको वह हानि पहुंचाने लगता है। जैसे कि मलेरिया परजीवी अगर किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है तो मलेरिया परजीवी जो रहता है या अर्थात मलेरिया का जो सूक्ष्म जीव रहता है वो जो है व्यक्ति में जा करके उसे मलेरिया का इन्फेक्शन दे देता है, लेकिन उसके अंदर जो पोषक तत्व तो रहता है वो कौन अवशोषित करने लगता है, तो मलेरिया परजीवी अवशोषित। अब यहाँ पर दो वर्ग याद रखेंगे, परजीवी और दूसरा हो गया पोषी। क्या है, परजीवी एवं पोषी। तो परजीवी और पोषी किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझिए। तो देखिए, कोई मलेरिया परजीवी अगर किसी व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है तो दूसरे जीव में गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। और कोई मनुष्य में जो घुसा मलेरिया परजीवी और उससे वह अपना भोजन ग्रहण करना शुरू किया, ठीक है, जो मनुष्य के लिए पोषक तत्व था उसको कौन ग्रहण करने लगा, तो मलेरिया परजीवी करने लगा। तो जिससे यह भोजन ग्रहण करने लगा वह उसका क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर मानव को हम कहेंगे पोषी और परजीवी तो आप समझ ही रहे हैं, मलेरिया परजीवी, ठीक है। मलेरिया परजीवी और मानव
ये दोनों इस प्रकार से कह सकते हैं। मलेरिया परजीवी को जो है परजीवी हो गया और पोषी यहाँ पर कौन कहलाएगा तो मानव का। स्टूडेंट इसी प्रकार से तीसरा परपोषण का उदाहरण हो जाता है प्राणी संपोषण। ये भी परपोषण का ही एक उदाहरण है, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण का परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राणी संपोषण। और प्राणी संपोषण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा तो मेढक हो गया, तिलचट्टा हो गया एवं मनुष्य हो गया। ये सभी क्या है? प्राणी संपोषण का उदाहरण है, क्योंकि इन सभी में पोषण जो है की क्रिया इसी के माध्यम से पूर्ण होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग स्वपोषण तथा परपोषण का पूर्ण रूप से वर्णन कर चुके हैं। स्वपोषण एवं परपोषण का पूर्ण रूप से वर्णन कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं स्वपोषण में जो है विस्तार से, अर्थात पेड़ पौधा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो हम लोग को पता है कि पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा हम लोग देखते हैं, उसमें क्या क्या आवश्यकता होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा देखते हैं। तो कहता है सूर्य की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण, कार्बनिक अणु ग्लूकोज का निर्माण होना, इस पूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका जो है केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट में, उस केमिकल रिएक्शन के बारे में भी हम अभी जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 6CO2 प्लस 12H2O जब मिलता है और इसे क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। तो यह बनाता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 एवं साथ में देता है 6O2 प्लस 6H2O। इस प्रकार से जब भी रासायनिक क्रिया होता है, अर्थात कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है पेड़ पौधा में, तो यह 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का लेता है, 12 अणु जल का लेता है और सूर्य का प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज का C6H12O6 किसका है सूत्र? तो ये हो गया ग्लूकोज। उसी प्रकार से 6 अणु देता है शुद्ध ऑक्सीजन और 6 अणु देता है शुद्ध जल, जो बाष्पोत्सर्जित क्रिया के माध्यम से जल तथा अन्य पदार्थ जो है बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ तक हम लोग जाने प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। आप सभी को अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, आप सभी को अगर समझ में आ रहा है भली भांति, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल सके। धन्यवाद।